Hello everyone. Today we're going to discuss about the Central Bank of India and what are the central bank, what is Reserve Bank of India. This particular topic has been discussed from the Gujarat State textbook, Standard 12th Commerce Economics subject, right? बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक, इससे पहले हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के बारे में देखा था। इसमें हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में जानने वाले हैं। नाउ ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? तो इट मैनेजेस, इवेल्युएट्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री। तीन पिलर्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पे सेंट्रल बैंक के बताए गए। पहला, मैनेज करना, इवेल्युएट करना एंड रेगुलेट करना। किसको? कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को। बिसाइड द सेंट्रल बैंक protects the interest and rights of customers of various bank and जनरल पब्लिक। जितने भी कस्टमर्स है अलग अलग बैंक्स के एंड सिटीजन्स एज अ होल, सबके ही जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट करती है एक्स वाई जेड कंट्री के अंदर। अगर हम आरपी कैंट के हिसाब से माने तो उन्होंने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया है। तो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, द इंस्टीट्यूशन charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money in the interest of general public welfare is called central bank। आरपी कैंट ऐसा कहता है कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट कहा जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ मनी को, मतलब कि मॉनेटरी सप्लाई को इकोनॉमी में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर रेगुलेट करेगा। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस इंस्टीट्यूट को दी जाती है, दैट इंस्टीट्यूट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, राइट। सो यहाँ पे आरपी कैंट की ये जो डेफिनेशन है वो अभी आप इतना याद रखिए कि खाली एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी। आगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाना है तो मॉनेटरी सप्लाई एक्सपांड करना होगा। तो कैसे किया जाएगा, कितना अमाउंट यहाँ पे आपके एक्सपांड करना है, किस फॉर्म में एक्सपांड करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? आरबीआई, मतलब हमारी सेंट्रल बैंक लेगी। एट द सेम टाइम अगर मॉनेटरी सप्लाई ज़्यादा हो गया है तो मॉनेटरी सप्लाई को कम करना है, पैसा वापस मार्केट में से खींचना है। तो कैसे खींचा जाएगा, कौन से टूल्स यूज होंगे, कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। हैंस सेंट्रल बैंक is the apex bank of any country whose function is to aid, regulate and promote the entire money market एंड बैंकिंग सेक्टर। याद रखना, मनी मार्केट की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स में हम लोग दो टाइप के मार्केट को पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसमें से सेंट्रल बैंक का काम है मनी मार्केट को रेगुलेट करना, एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, एज वेल एज टू मेंटेन मॉनेटरी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ नेशन। ये मॉनेटरी बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, राइट। किसी भी सेंट्रल बैंक होगी उसके ये प्राइमरी मॉनेटरी फंक्शंस है, जिसमें मनी मार्केट को रेगुलेट करना, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंश्योर करना। आगे देखते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी हैज सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन विच इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, मोबिलाइजेशन ऑफ मनी यानी क्या? सर्कुलेशन। आपकी इकोनॉमी में मनी कितना ज़्यादा सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट इन द सेंस, मैंने से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का घर लिया। ये 50 लाख रुपए का घर बनाने वाला बिल्डर अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स को ये पैसा देंगे, वर्कर्स अपने नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए सब्जी वाले को, ग्रोसरी वाले को या XYZ सलून वाले को जो है अपना पेमेंट्स करेंगे। एंड वापस वही सलून वाले ये सारा सारा अपना पूरा का पूरा बिजनेस, अपने सब्जी वाले अपना पूरा बिजनेस जो है सेटअप करके पैसा इकट्ठा करके वापस से घर लेंगे, राइट। इस तरीके से पूरा का पूरा मॉनेटरी सप्लाई मोबिलाइज्ड होता है मार्केट में। The responsibility of regulating monetary transaction in a country and maintaining the value of country's money or currency rest with the central bank। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो इंडिया के अंदर आरबीआई इज आर सेंट्रल बैंक, राइट। तो आरबीआई हमारी जितनी भी करेंसी है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने
इंडियन रुपीस को हमारी ऑफिशियल करेंसी माना है। तो आरबीआई हमारी करेंसी की वैल्यूएशन ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करके रखता है, राइट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीच में पाकिस्तान के अंदर जो उनका रुपया है बहुत ही नीचे गिर गया था, राइट। एक पाकिस्तानी रुपया इज इक्वल टू कुछ 200-250 यूएस डॉलर के, सॉरी, एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 250 पाकिस्तानी रुपया अराउंड हो चुका था, जबकि एक यूएस डॉलर यानी इंडिया के अराउंड 80-90 रुपीज़ है आज के टाइम में। सो ये जो वैल्यूएशन है वो मेंटेन करना और उसे स्ट्रेंथन करना किसका काम है? सेंट्रल बैंक का काम है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीज को देखने के लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इन शॉर्ट, मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर इंश्योर करनी है तो मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाएगा, यानी कि हमारा आरबीआई। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फिनेंशियल एडवाइस, मॉनेटरी एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कहती है तो आरबीआई को एज अ सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को सजेशंस देने हैं, एडवाइस भी देनी है कि किस तरीके से मार्केट में मॉनेटरी सप्लाई को इंश्योर किया जाए। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। किस तरीके से ये बना था तो देख लेते हैं। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। याद रखना ये फैक्ट्स। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, अगर उसे एस्टैब्लिश करना है तो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक लॉ पास करती है। 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, जिसके थ्रू एस्टैब्लिश की गई आरबीआई ऑन 1 अप्रैल 1935 विथ अ प्राइवेट पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। तब जब ये बैंक बनी थी तब ये हमारी सेंट्रल बैंक नहीं थी, बट एक प्राइवेट बैंक थी, और ये प्राइवेट बैंक को शुरुआत करने में 5 करोड़ रुपए रिजर्व्स लगाए गए थे, राइट। एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा जाता है कौन से एक्ट के थ्रू बना, कब फॉर्मुलेट हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, कितने करोड़ रुपीज उसका प्राइवेट पेड अप कैपिटल था। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे भी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, दैट इज इट्स नेशनलाइजेशन। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ जनवरी 1 1949 से। इस तारीख से, जनवरी 1 1949 से आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है आज तक, राइट। यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक हमारा आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक के तौर पे काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। RBI is a apex bank of India which supervises and regulates the entire banking sector as well as formulates the monetary policy in India. आरबीआई को दो ड्यूटी दी गई है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाना इंडिया के अंदर। वही ड्यूटी जो हर एक सेंट्रल बैंक को दी जाती है हर एक कंट्रीज के अंदर, राइट। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेंट्रल बैंक क्या है वो क्लियर हो चुका होगा। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, कब एस्टैब्लिश हुआ, कितना पेड अप कैपिटल था एंड कब नेशनलाइज हुआ, ये चीज़ों पता चल गई होगी। कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो को लेके आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम उसको आगने वाले सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड अगले सेशन में हम लोग फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।